हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये है ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने सीखा था जैसे कि बेसिक इंट्रोडक्शन ऑप्टिक्स से रिलेटेड कि ऑप्टिक्स में क्या क्या चीज़ों की स्टडी की जाती है। ऑप्टिक्स का बाइफरकेशन हम लोगों ने किया था, सब ब्रांचेस के बारे में जाना था, है ना। ये देखा था कि भाई ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, लाइट की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं, और लाइट जब किसी सराउंडिंग ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट होती है ना, तो उसका बिहेवियर किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑप्टिक्स में देखी थी। और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने ये सीखी थी, बहुत ही फंडामेंटल चीज़ जिस पर कि पूरा का पूरा आगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बेस्ड है, वो चीज़ हम लोगों ने सीखी थी, दैट इज़ ऑब्जेक्ट एंड इमेज की डेफिनेशन। जी हाँ, किसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, किसको बोलते हैं इमेज, और फर्दर किसको बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक चीज़ें, फंडामेंटल चीज़ें हम लोगों ने लेक्चर 1 में सीखी थी। ठीक है, तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं लेक्चर 2 में रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। जी हाँ, और रिफ्लेक्शन में भी हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन सरफेस। ठीक है, देखिए उससे पहले हम लोग थोड़ा लेक्चर 1 से रिलेटेड कुछ एक दो बातें एक बार फिर से देख लेते हैं। क्योंकि उसका कनेक्शन इस वाले लेक्चर में है। देखिए, आपको ये बताया है कि हम लोग ऑप्टिक्स में लाइट के बिहेवियर की स्टडी करते हैं जब लाइट किसी सराउंडिंग ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट होती है तब। और लाइट का बाइफरकेशन किया था हम लोगों ने, सब ब्रांचेस देखी थी। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न ऑप्टिक्स, है ना। अब ज़रा सोचिए कि लाइट को इस तरह से बाइफरकेट किया किस बेसिस पे गया होगा। देखिए, किया इस बेसिस पे गया होगा क्योंकि लाइट का जो बिहेवियर है, लाइट का बिहेवियर वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस साइज़ के मीडियम ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट हो रही है। अगर लाइट का इंटरेक्शन ऐसे ऑब्जेक्ट से है जिसका कि साइज़ लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर का है, लाइट की वेवलेंथ, ठीक है, जैसे कि 400 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, इस ऑर्डर का। ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ इस ऑर्डर का है, नैनोमीटर के ऑर्डर का है, तो ऐसे में लाइट का जो बिहेवियर होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो कुछ डिफरेंट होती हैं। और अगर लाइट ऐसे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट हो रही है जिसका साइज़ लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर से बहुत बड़ा है, ठीक है, तो ऐसे में जो लाइट का बिहेवियर देखा जाता है वो डिफरेंट देखा जाता है। तो इन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट से इंटरेक्शन से इसके बिहेवियर में डिफरेंस होने की वजह से लाइट को इस तरह से, ऑप्टिक्स को इस तरह से बाइफरकेट किया जाता है। ठीक है, अच्छा भाई, किस तरह से? जब लाइट अपनी वेवलेंथ से बहुत बड़े साइज़ के ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट होती है तो उससे रिलेटेड स्टडी हम लोग करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। और जब लाइट अपने ही वेवलेंथ के ही ऑर्डर के साइज़ के ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट होती है तो हम उसके बिहेवियर की स्टडी करते हैं वेव ऑप्टिक्स यानी फिज़िकल ऑप्टिक्स में। तो ये है बाइफरकेशन का बेसिस। तो यहाँ पर जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो रिफ्लेक्शन देखने जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट हो, मिरर पर इंसिडेंट हो, ठीक है, तो उसका बिहेवियर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्शन वगैरह किस में आएंगी, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। क्यों? क्योंकि भाई जनरली जो मिरर का साइज़ हम लोग लेते हैं वो लाइट के वेवलेंथ से बहुत बड़ा लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका बिहेवियर इस केस में डिफरेंट होगा। और लाइट अगर अपने ही ऑर्डर के साइज़ के ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट होगी तो उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा। तो उसको हम लोग देखेंगे किस में, वेव ऑप्टिक्स में, जिसमें हम लोग इंटरफेरेंस देखेंगे, जिसमें हम लोग डिफ्रैक्शन देखेंगे। ठीक है, तो बिहेवियर कुछ और होगा। और यहाँ पर हम लोग सिंपल रिफ्लेक्शन देख रहे हैं जो कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग इसको देखते हैं, रे ऑप्टिक्स भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि जो जनरली मिरर्स होते हैं, लेंस होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनका साइज़ लाइट के वेवलेंथ से बहुत बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर इसका बिहेवियर डिफरेंट होगा। तो हम यही सारी चीज़ें हम लोग इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में देखेंगे। बात क्लियर है? तो बाइफरकेशन समझ में आया किस बेसिस पे किया गया होगा। ठीक है, इस बेसिस पे किया गया होगा। ठीक है, चलिए भाई हम लोग जनरली रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे रिफ्लेक्शन की शुरुआत होती है तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
ठीक है, आपने लोअर क्लासेस में भी इसको देखा होगा, क्लास 9th में भी रिफ्लेक्शन का लॉ आपने पढ़ा होगा, है ना, ज़्यादातर लोग सब जानते हैं। तो रिफ्लेक्शन के दो मेन लॉ होते हैं, जैसे कि लाइट अगर किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, ठीक है। तो अब ये जनरल रिफ्लेक्शन है, अभी रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले जनरल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ बातें सीख लेते हैं, ठीक है, बेसिक बातें। देखिए जनरल रिफ्लेक्शन, तो जनरल रिफ्लेक्शन यानी किसी भी टाइप का मिरर हो, मिरर चाहे प्लेन हो, ठीक है, मिरर चाहे कॉनकेव हो और मिरर चाहे कॉन्वेक्स हो, कैसा भी मिरर हो, दो तरह के जो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के वो सभी पर एप्लीकेबल हैं। कैसे दो लॉज हैं कि लाइट जब भी किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल होते हैं। सारे एंगल हम लोग कहाँ से मेज़र करते हैं? फ्रॉम नॉर्मल। तो मिरर का जो नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, वो लाइन कहलाती है नॉर्मल ऑफ द मिरर। तो इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के बीच का एंगल ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो किसी भी तरह का रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो कर्व्ड मिरर पर हो जिसको हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स बोलते हैं, इसमें भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बात क्लियर? ये चीज़ देखिए, तो ये फर्स्ट लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या होता है? दूसरा लॉ इसी से जुड़ा हुआ है, जैसे ये कहा जाता है कि जिस प्लेन में इंसिडेंट रे होगी उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे होगी और उसी प्लेन में नॉर्मल भी होगा। यानी नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों लाइंस एक ही प्लेन में होंगी, एक ही प्लेन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक ही प्लेन में होंगी, कैसा भी रिफ्लेक्शन हो। एक ही प्लेन का मतलब आप समझते होंगे, जैसे देखिए, जैसे अगर हम लोग एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखें, जैसे देखिए ये है इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और ये हो गया नॉर्मल। तो ये तीनों चीज़ें एक ही प्लेन में होंगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे ऐसी हो और लाइट इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाए, ऐसी आई लाइट और इधर चली जाए, ऐसी आई लाइट इधर चली जाए, नहीं, ये तीनों चीज़ें एक ही प्लेन में होंगी। यानी कि अगर आप इसको ये ऐसे देखें तो ये बिल्कुल एक प्लेन फॉर्म कर रहे होंगी तीनों लाइंस, ठीक है। तो ये है इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल और ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सारी चीज़ें लॉज से रिलेटेड हैं रिफ्लेक्शन के। बात क्लियर है? तो ये तीनों लाइंस एक ही प्लेन में होंगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा किसी भी टाइप का रिफ्लेक्शन हो, ठीक है। इसमें भी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। बात क्लियर है? ये दोनों लॉज क्लियर हैं आपको, ठीक है। अब देखिए और भी इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि कुछ जनरल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हम लोग पॉइंट्स और सीख लेते हैं यहाँ पर। देखिए जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि रिफ्लेक्शन के लॉज क्या थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो सोचिए अगर ऐसा होता है तो क्या क्या चीज़ें और देखी जा सकती हैं, जैसे कि सपोज़ कि लाइट किसी मिरर पर, किसी भी मिरर पर, ज़रूरी नहीं कि ये प्लेन है, किसी भी मिरर पर किसी एंगल पर इंसिडेंट हो रही है। तो बताइए जिस एंगल पर लाइट इंसिडेंट होती है उसी एंगल पर लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है। तो सपोज़ कि अभी ये एंगल है थीटा, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा? थीटा। लेकिन सपोज़ हमने इस इंसिडेंट रे को कुछ एंगल रोटेट किया, कुछ एंगल हमने रोटेट कर दिया, सपोज़ अल्फ़ा हमने इसको घुमा दिया, ये एंगल है अल्फ़ा। तो ज़रा बताइए अब इस रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में नया एंगल क्या बचा? थीटा माइनस अल्फ़ा।
तो एंगल आई हमेशा इक्वल होता है एंगल आर के। लेकिन अभी क्या देख रहे हो आप कि जो रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, अभी भी उसके बीच का एंगल थीटा है। तो कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमेशा एंगल आई और एंगल आर को इक्वल रहना चाहिए हमेशा। तो इसको इक्वल रखने के लिए बताइए, रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल घूम जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे को भी घूम जाना चाहिए कितना एंगल, देखिए थीटा माइनस अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा एंगल अगर इसमें कम हुआ तो उसमें भी अल्फ़ा एंगल कम हो जाना चाहिए। यानी ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी घूम जाएगी कितना एंगल, अल्फ़ा एंगल। ये देखिए, तो ये भी अल्फ़ा एंगल घूम गई। तो इससे क्या पता चला कि अगर मिरर एक जगह पर फिक्स्ड है, इफ़ मिरर इज़ फिक्स्ड, देन इफ़ इंसिडेंट रे इज़ रोटेटेड बाय सम एंगल, then reflected ray will also rotate by the same angle but in opposite sense। ठीक है, देखिए इंसिडेंट रे को हम लोगों ने रोटेट किया क्लॉकवाइज बाई एंगल अल्फ़ा, तो एंगल आई और एंगल आर को इक्वल बनाने के लिए रिफ्लेक्टेड रे भी घूम गई उतना ही एंगल अल्फ़ा, लेकिन ऑपोजिट सेंस में। ये घूमी थी क्लॉकवाइज तो ये घूम गई एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जनरल रिफ्लेक्शन की बात है। ठीक है, तो ऐसा हर जगह देखने को मिलेगा, चाहे वो कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, प्लेन हो, कि जब भी मिरर को आप एक जगह पर रुका रखेंगे और इंसिडेंट रे को रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट हो जाएगी बाय दी सेम एंगल बट इन ऑपोजिट सेंस। अच्छा, इसके अलावा देखिए एक चीज़ और है, ठीक है, इसको आप नोट करते जाया करिए स्क्रीन पॉज करके। देखिए दूसरी चीज़ ये है जनरल ही रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, कि इस बार सपोज़ हमने इंसिडेंट रे को रोटेट नहीं किया बल्कि पूरे मिरर को ही रोटेट कर दिया। ठीक है, तो इनिशियल सिचुएशन ये थी कि लाइट आया करती थी इस पर कुछ एंगल पर और रिफ्लेक्ट हो जाती थी उसी एंगल पर। तो सपोज़ ये एंगल था थीटा, तो फिर ये भी एंगल रहा होगा थीटा। तो अभी की सिचुएशन ये है। अब सपोज़ इस बार हम रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे को कुछ नहीं कर रहे हैं, इंसिडेंट रे को कुछ नहीं कर रहे हैं, इस बार हम पूरे मिरर को ही घुमा दे रहे हैं कुछ एंगल। ये देखिए भाई, पूरा मिरर घूम गया कुछ एंगल। ये है मिरर की नई पोजीशन। सोचिए अगर मिरर घूम गया, मान लीजिए ये घूम गया एंगल अल्फ़ा, तो मिरर घूमने के साथ साथ और क्या चीज़ घूम जाएगी, इस मिरर का नॉर्मल भी तो घूम जाएगा उसी एंगल। ठीक है भाई, ये मिरर है, ये नॉर्मल है, अगर आप मिरर को घुमाओगे तो ये नॉर्मल भी तो घूमेगा, मिरर को घुमाएंगे तो इससे जुड़ा हुआ नॉर्मल भी तो घूम जाएगा उतना ही एंगल, क्योंकि ये सब चीज़ें फिक्स्ड हैं। ये मिरर, ये नॉर्मल, तो अगर आपने इसको घुमाया कुछ एंगल तो नॉर्मल भी घूम गया उतना ही एंगल। अच्छा भाई, तो मिरर को हमने घुमाया था अल्फ़ा, तो मिरर के साथ साथ मिरर का नॉर्मल भी घूम गया अल्फ़ा। अब ये है नया नॉर्मल, न्यू नॉर्मल। ठीक है, अब ज़रा देखिए नए नॉर्मल और पुरानी इंसिडेंट रे के बीच का टोटल एंगल कितना हो गया, ये टोटल एंगल ये हो गया थीटा प्लस अल्फ़ा। थीटा प्लस अल्फ़ा हो गया इंसिडेंट रे और नए नॉर्मल के बीच का टोटल एंगल। लेकिन ज़रा देखिए नए नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल अभी कितना है, ये अभी एंगल क्या बन रहा है, ये तो अभी एंगल बन रहा है थीटा माइनस अल्फ़ा, थीटा माइनस अल्फ़ा। यानी कि अगर एंगल आई है थीटा प्लस अल्फ़ा और एंगल आर अभी हमें दिख रहा है थीटा माइनस अल्फ़ा, क्या ये पॉसिबल है एंगल आई और एंगल आर अलग अलग हों? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एंगल आर को भी कितना होना चाहिए, एंगल आई के इक्वल। अभी एंगल आर क्या है, थीटा माइनस अल्फ़ा, एंगल आई क्या है, थीटा प्लस अल्फ़ा। कितना इसमें जोड़ दिया जाए जिससे कि ये बन जाए, तो अगर आप थीटा माइनस ऐड कर दें 2 अल्फ़ा तो क्या ये बन जाएगा थीटा प्लस अल्फ़ा, थीटा प्लस अल्फ़ा बन जाएगा। यानी कि अब एंगल आर और एंगल आई दोनों सेम हो जाएंगे। तो बताइए कितना एंगल रोटेट करी रिफ्लेक्टेड रे, 2 अल्फ़ा रोटेट करेगी। ये देखिए ये घूम जाती है नई रिफ्लेक्टेड रे, न्यू रिफ्लेक्टेड रे, कितना एंगल घूम जाएगी, 2 अल्फ़ा। तो क्या रिज़ल्ट मिला इससे, कंक्लूजन ये मिला कि जब भी आप इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हो
और मिरर को रोटेट करते हो बाई एनी एंगल, तो रिफ्लेक्टेड रे घूम जाती है ट्वाइस ऑफ दैट एंगल, ठीक है। लेकिन इस बार उसी सेंस में जिस सेंस में मिरर घूमा है, यानी अगर आपने मिरर को 10 डिग्री घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे घूम जाएगी 20 डिग्री, मिरर को क्लॉकवाइज घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे भी घूमेगी क्लॉकवाइज, ठीक है। मिरर को घुमाया 20 डिग्री तो रिफ्लेक्टेड रे घूम जाएगी 40 डिग्री, उसी सेंस में जिस सेंस में मिरर घूमा है। तो ये दूसरी चीज़ है जनरल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। देखिए भाई, ये प्रॉपर्टी, ये जो कंक्लूजन है, ये बहुत जगह पर यूज़ किया जा सकता है। मतलब ऐसी ऐसी जगह पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन में इसका यूज़ मिल सकता है जिसमें कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो इसको ज़रूर से याद रखिएगा। इसको आगे चलकर हम लोग फिर से रिकॉल करेंगे और बोलेंगे देखो एक रिज़ल्ट मैंने वहाँ पर बताया था और उसका यहाँ पर यूज़ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये दो चीज़ बताई। पहले वाले में मिरर को फिक्स रखा, इंसिडेंट रे को रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे उतना ही एंगल घूमी लेकिन ऑपोजिट सेंस में। इस केस में इंसिडेंट रे को फिक्स रखा, मिरर को रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करी डबल एंगल उसी सेंस में, ठीक है। ये दो चीज़ें जनरल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए अगर ऐसा कुछ है तो इसी रिज़ल्ट पर बेस्ड हम लोग एक और रिज़ल्ट देख सकते हैं जो है एंगुलर वेलोसिटी पर बेस्ड रिज़ल्ट। कैसे? देखिए अभी हम लोगों ने ये देखा कि अगर मिरर फिक्स है, अगर मिरर फिक्स्ड है और इंसिडेंट रे रोटेट कर रही है कुछ एंगल, सपोज़ ये रोटेट करी अल्फ़ा एंगल, तो अभी क्या रिज़ल्ट देखा कि रिफ्लेक्टेड रे भी घूम जाती है उतना ही एंगल ऑपोजिट सेंस में, उतना ही एंगल ये भी घूम जाएगी ऑपोजिट सेंस में। क्यों? क्योंकि इसको एंगल आई और एंगल आर को इक्वल रखना है, आई और आर को इक्वल रखना है। तो उतने ही टाइम में सेम एंगल घूम रही है रिफ्लेक्टेड रे भी जितने टाइम में इंसिडेंट रे घूमी कुछ एंगल, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो इस वजह से आप एक रिज़ल्ट और कह सकते हो कि जो भी एंगुलर वेलोसिटी इसकी है वही एंगुलर वेलोसिटी होगी रिफ्लेक्टेड रे की भी। ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी बट इन ऑपोजिट सेंस। किसके अबाउट? जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है उस पॉइंट के अबाउट ये सारे एंगुलर वेलोसिटीज़ हैं, ठीक है। ये पहला रिज़ल्ट। दूसरा रिज़ल्ट अभी हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर इंसिडेंट रे फिक्स हो, अगर ये फिक्स है तो बताइए, अगर ये फिक्स्ड है और मिरर रोटेट करता था अल्फ़ा, तो बताइए रिफ्लेक्टेड रे कितनी रोटेट कर जाती थी? उतने ही टाइम में 2 अल्फ़ा, और सेम सेंस में जितने टाइम में ये अल्फ़ा घूमा उतने टाइम में ये डबल घूम गया। तो जो भी एंगुलर वेलोसिटी इसकी होगी यानी ओमेगा एम, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आर। तो इस बार इन दोनों एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होना चाहिए? डबल ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर बट इन सेम सेंस, ठीक है। तो इस बार ये फिक्स्ड है और ये घूमेगा तो वो भी घूमेगा डबल, और ये भी सब एंगुलर वेलोसिटी किस पॉइंट के अबाउट हैं? जिस पॉइंट पर लाइट स्ट्राइक कर रही है मिरर पर, ठीक है। देखिए भाई, तो इन दोनों को अगर हम लोग मिक्स करें तो मिक्स भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कि कहा जाए कि मिरर भी रोटेट कर रहा है और इंसिडेंट रे भी रोटेट कर रही है। ये है इंसिडेंट रे। सपोज़ इसका एंगुलर वेलोसिटी है 4 रेडियन पर सेकेंड और इसकी एंगुलर वेलोसिटी है 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो पूछा जाता है कि रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलर वेलोसिटी बताइए। तो आप 1 बाई 1 दोनों रिज़ल्ट को अप्लाई कर सकते हो रिफ्लेक्टेड रे के केस में। बताइए, इंसिडेंट रे रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इंसिडेंट रे के एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की वजह से बताइए रिफ्लेक्टेड रे क्लॉकवाइज को रोटेट करेगी कितने से? 2 रेडियन पर सेकेंड से, ठीक है। तो ये है इसकी वजह से इफ़ेक्ट। अब ज़रा इसका इफ़ेक्ट भी इस पे देख लीजिए इस रिज़ल्ट को यूज़ करके। मिरर घूम रहा है 4 रेडियन पर सेकेंड से, 4 रेडियन पर सेकेंड के रेट से क्लॉकवाइज। तो ये रिज़ल्ट अप्लाई करिए इसमें, तो रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट करेगी उसी सेंस में लेकिन डबल से। तो इसमें आप और जोड़ दीजिए यानी कि 8 रेडियन पर सेकेंड और जोड़ दीजिए तो बचेगा क्या? 10 रेडियन पर सेकेंड। तो 1 बाई 1 आप दोनों रिज़ल्ट को रिफ्लेक्टेड रे पर अप्लाई करके नेट एंगुलर वेलोसिटी बता सकते हो रिफ्लेक्टेड रे की।
बात सही है? तो ये दोनों रिजल्ट को भी याद रखिएगा और इन पर बेस्ड भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, याद रहेगा। जैसे कहा जाए फिर से ये एक कोई भी मिरर है, वैसे इस केस में प्लेन में ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बाकी वो तो सब में सकता है। देखिए ये एक प्लेन मिरर या कोई भी जनरल मिरर है, किसी एंगल पर लाइट आ रही है, किसी एंगल पर सपोज़ 30 डिग्री पर आ रही है, तो बताइए किस एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी? 30 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होगी। इसमें पूछा जाता है कि कितना एंगल लाइट रे रोटेट डेविएट कर गई। फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन, कितना एंगल डेविएट कर गई ये चीज़। देखिए इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं, इसमें लोग ये करते हैं कि ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, लोग बोल देते हैं डेविएशन इज़ 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ये एंगल ऑफ डेविएशन नहीं है। इसके लिए आप ज़रा एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में सोचिए, किस एंगल को आप बोलते हो एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए एंगल ऑफ डेविएशन हम उस एंगल को बोलते हैं, जैसे अभी अगर लाइट रे इधर है और ये लाइट इधर चली गई, तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो इनिशियल और फाइनल डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होता है वो कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। यानी लाइट रे अगर अभी इधर जा रही थी और अभी इधर जाने लगी तो कितना एंगल रोटेट कर गई? ये देखिए, ये है इनिशियल डायरेक्शन, ये है फाइनल, तो ये कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। ये है इनिशियल, हम कहेंगे लाइट रे जा रही थी इधर और अब जाने लगी इधर, तो दिस इज़ अमाउंट ऑफ डेविएशन इन द लाइट रे, नॉट दिस। ये वाला एंगल डेविएशन नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखते हैं। एक और तरह से आप इसको सोच सकते हो, जैसे अभी कहा जाए कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, पूछा जा रहा है इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है? क्या ये एंगल कहलाएगा एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स? देखिए जब भी आप दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैलकुलेट करते हो तो आप इस बात को देखते हो क्या दोनों वेक्टर्स की टेल्स आपस में मिली हैं। अगर दोनों वेक्टर्स की टेल्स जॉइंट हैं तो जो उनके बीच में छोटा वाला एंगल बनेगा वो एंगल कहलाता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, इस वेक्टर की हेड और इस वेक्टर की टेल जॉइंट है, तो ये जो अगर एंगल है तो ये इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर देंगे। तो किसी एक वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट कर दीजिए और फिर देखिए कि उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या बना। तो अगर आप इस वेक्टर को शिफ्ट कर दो आगे, आप देख लीजिए ये जो एंगल होगा ये कहलाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है, ठीक है। तो एक लाइन ये है डायरेक्शन, एक डायरेक्शन ये है, तो ये डायरेक्शन, ये एंगल इन दोनों के बीच का एंगल नहीं है, बल्कि इसको आप पैरेलल शिफ्ट करिए आगे, तो ये है इनिशियल डायरेक्शन, ये है फाइनल डायरेक्शन, तो ये है अमाउंट ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब ज़रा इसमें अप्लाई करते हैं। देखिए तो इसमें अगर हम लोग अप्लाई करें, देखिए तो इसमें अगर अप्लाई करें तो आप देखिए ये है इनिशियल, तो हम कहेंगे कि लाइट जा रही थी इस डायरेक्शन में और जाने लगी इधर, तो ये है इनिशियल डायरेक्शन, ये है इनिशियल डायरेक्शन और ये है फाइनल डायरेक्शन, ठीक है। देखो दोनों की टेल्स मिली हैं, ये वेक्टर और ये वेक्टर, दोनों की टेल्स यहाँ पर जॉइंट हैं, तो हम कहेंगे ये है अमाउंट ऑफ डेविएशन। इतना एंगल लाइट डेविएट करी और इस एंगल को अगर आप सॉल्व करोगे तो आप देख सकते हो ये डेविएशन कितना आएगा। ये पूरा एंगल 180 और ये 60, तो 180 माइनस 60 डिग्री दैट इज़ 120 डिग्री। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ डेविएशन इन द लाइट रे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जनरल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी इंसिडेंट रे में डेविएशन चेक किया करें, ठीक है। बात क्लियर है? तो कहाँ पे गलती होने के चांस हैं, क्यों ऐसा है, और ये सारी चीज़ें आपको बताएं, ठीक है। तो ये जनरल रिफ्लेक्शन है। अब देखिए, अब हम लोग आगे देखने जा रहे हैं प्योर प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि स्पेशली प्लेन सरफेस से जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो किस तरह से इमेज फॉर्म होती हैं, किस तरह से उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं,
ये सारी चीज़ें अब हम लोग सीख लेते हैं, स्पेशली प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन। देखिए प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन, इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं प्लेन मिरर। तो ये प्लेन मिरर, प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन और प्लेन मिरर, क्योंकि मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब देखिए तो प्लेन मिरर से रिलेटेड स्पेशली प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। देखिए जैसे अगर आप प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखते हो, एक रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ज़रा देखिए इससे इमेज किस तरह से बनेगी। देखिए जनरली जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो दो लाइट रेज़ को लेकर काम करते हैं, क्योंकि दो लाइट रेज़ को लेकर जब आप इसमें वर्क करते हो तो आप इस ऑब्जेक्ट की इमेज को सही से ट्रेस कर सकते हो ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली अगर आपको इसको ट्रेस करना है तो आप एटलीस्ट दो लाइट रेज़ को लेकर वर्क करिए। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट है तो इससे तो पूरी लाइट बीम मिरर पर पड़ेगी, है ना भाई। ये लाइट, ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, जनरल ऑब्जेक्ट, कोई लाइट का सोर्स हो या कोई भी जनरल ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो आपको बताया था कि किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, किसी इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। इस ऑब्जेक्ट को किसी लाइट के सोर्स में ही होना चाहिए, तभी उस सोर्स से लाइट इस पर पड़ेगी और इस पर पड़ने के बाद सभी दिशाओं में फैलेगी। ठीक है, तो इससे उठने वाली तो पूरी लाइट बीम होगी और वो लाइट बीम सभी दिशाओं में जाएगी, यानी कि इस मिरर के कोने कोने पर पड़ेगी लाइट रेज़। तो हमें पूरी लाइट बीम नहीं लेना, हमें बस दो लाइट रेज़ को लेकर काम करना है। ठीक है, तो कोई भी दो लाइट रे ले लीजिए, थोड़ा सिमेट्रिकल लाइट रे लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए एक लाइट रे हमने ये ले ली, यहाँ पर नॉर्मल बनाया और ये कहा कि ये इंसिडेंट रे, और एक लाइट रे हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ करी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन करवा दीजिए, यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो इधर जाएगी, यहाँ पर जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो ये जाएगी। आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट और इमेज को किस तरह से आप नाम देते हो, किसको ऑब्जेक्ट कहते हो, किसको इमेज। तो इंसिडेंट रे हमेशा फॉर्म करती हैं ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रेज फॉर्म करती हैं इमेज। तो ऑब्जेक्ट ये था, इससे देखिए लाइट रे इंसिडेंट हुई और ये मिरर पर इंसिडेंट हुई। ठीक है, अब इसके इंसिडेंस से, रिफ्लेक्शन से ये हमें मिल रही हैं रिफ्लेक्टेड रेज, और इन्हीं रिफ्लेक्टेड रेज से बनेगा इमेज। कैसे बनेगा बताइए। क्या ये रिफ्लेक्टेड रेज आगे जाकर कहीं मिलेंगी? आगे जाकर नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये फैलती जा रही हैं, तो आगे जाकर तो मिलने का कोई चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइट रेज स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, तो आगे जाकर ये फैलती जा रही है, तो फैल रही है तो आगे तो नहीं मिलेगी, बल्कि कहाँ होगी? इस मिरर के पीछे जिस ऑब्जर्वर की आइज़ पर ऐसी लाइट बीम पड़ेगी, उसको ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ यहाँ पर रखी है। उसको क्या लगेगा? कोई चीज़ यहाँ पर रखी। कौन सी चीज़? यही चीज़, क्योंकि ये इसी की लाइट रेज हैं। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी यहाँ पर, यानी कि जिस पॉइंट से ये लाइट रेज ओरिजिनेट होती हुई अपीयर हो रही हैं, वो पॉइंट कहलाएगा पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, तो आप देख सकते हो, देखिए ये फैलती हुई हैं लाइट बीम, डाइवर्जिंग लाइट रेज हैं। तो डाइवर्जिंग लाइट रेज जो रिफ्लेक्टेड वाली होती हैं वो किस प्रकार की इमेज को बनाती हैं? वर्चुअल इमेज। क्योंकि रियल इमेज की पहचान क्या होती है कि जब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में कहीं पर कट करें तो उससे रियल इमेज बनती है, और अगर अपीयर हों, फैल रही हों रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, तो वो जिस पॉइंट से ओरिजिनेट होती हुई लगती हैं, अपीयर होती हैं, तो वो पॉइंट कहलाता है पोजीशन ऑफ वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ये था रियल ऑब्जेक्ट, लेकिन इसकी इमेज कैसी बनी? वर्चुअल। तो ये प्लेन मिरर में हमेशा ये प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी कि वो हमेशा रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल ही इमेज बनाएगा। अच्छा भाई, अगर ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल हो, बताइए वर्चुअल ऑब्जेक्ट आप मिरर को कैसे देते हो? क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि आप मिरर के पीछे किसी ऑब्जेक्ट को रख दें? क्या मिरर के पीछे हम एक ऑब्जेक्ट को रख दें, क्या ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया? नहीं भाई, ये कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, ये है तो रियल ही, लेकिन इसका इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। अरे वो तो मिरर के पीछे छुप गया। अगर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन करवानी है तो उसको मिरर के फ्रंट में होना चाहिए, क्योंकि मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जब लाइट रेज पड़ेगी तभी तो उसका रिफ्लेक्शन होगा, तभी तो उसकी इमेज बनेगी। तो ये तो इमेज ही नहीं बनेगी, ये तो एक प्रकार से छुप गया, मिरर के पीछे जाके छुप गया।
तो इसकी इमेज नहीं बनेगी। ऐसा ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता, वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की मीनिंग ये होती है कि आप इस मिरर पर इस प्रकार की लाइट इंसिडेंट करें जो कि आगे जाकर कहीं मिल रही हों। तो अगर कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट किसी मिरर पर किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर इंसिडेंट होती हैं तो वो इंसिडेंट बीम, वो इंसिडेंट रेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट को डिफाइन करती हैं। जैसे कि ये, तो ये है लाइट बीम। कैसी लाइट बीम? कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग रेज। तो इनसे जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो कहलाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये देखिए, तो ये जिस पॉइंट पर जा रही थी मिलने, वो पॉइंट इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है। क्यों इसके लिए ऑब्जेक्ट है? क्योंकि ये लाइट रेज इंसिडेंट हैं। अब ये कहीं से भी आ रही हों, लेकिन इस पर तो इंसिडेंट हैं। तो अगर इस पर इंसिडेंट रेज हैं तो हमेशा इन लाइट रेज से इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, इमेज किससे बनता है? रिफ्लेक्टेड रेज। आउटपुट वाली लाइट रेज बनाती हैं इमेज, और इनपुट सप्लाइड लाइट रेज बनाती हैं हमेशा ऑब्जेक्ट उस इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो इस इंस्ट्रूमेंट के लिए ये लाइट रेज बना रही हैं ऑब्जेक्ट। चलिए भाई, इसका भी हम लोग रिफ्लेक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर बना दीजिए नॉर्मल, यहाँ पर बना दीजिए नॉर्मल, और ये हो गया रिफ्लेक्शन, ये हो गया रिफ्लेक्शन। ये देखिए, तो रिफ्लेक्टेड रे तो देख रहे हैं कि हम लोग की एक्चुअल में मिल रही हैं एक जगह। तो रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में एक जगह कट कर रही हैं। तो बताइए, रिफ्लेक्टेड रेज ही तो इमेज बनाती हैं, और ये इमेज का टाइप क्या होगा? रियल या वर्चुअल? जी हाँ, ये होगा रियल इमेज। और ऑब्जेक्ट कैसा था? वर्चुअल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी देखने को मिली कि प्लेन मिरर हमेशा रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाएगा, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है हमेशा प्लेन मिरर से। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रियल की रियल इमेज बन जाए या वर्चुअल की वर्चुअल इमेज बन जाए। हमेशा रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी प्लेन मिरर से। ये ट्रुथ है। ठीक है, प्लेन मिरर्स में। बाकी डिफरेंट मिरर होगा तो उससे डिफरेंट भी चीज़ें देखी जा सकती हैं। कभी रियल की रियल भी बन सकती है, वर्चुअल की वर्चुअल भी बन सकती है डिफरेंट मिरर में, लेकिन प्लेन में ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये आप याद रखिए। ठीक है, तो ये पहली चीज़ है, प्रॉपर्टीज़ रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन सरफेस से रिलेटेड पहली चीज़ हम लोग ये देख रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये याद रखिए। देखिए, दूसरी चीज़ क्या देख सकते हैं? दूसरी चीज़ ये इसमें देखी जाती है, देखिए इसको भी आप सिंपल ज्योमेट्री से देख सकते हो। भाई ये सब एंगल्स इक्वल होते हैं ना, ये एंगल इक्वल होता है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। तो अगर आप इसको सिंपल ज्योमेट्री को सॉल्व करें तो एक और सेकंड इसकी प्रॉपर्टी आप देख सकते हो प्लेन मिरर की या रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन सरफेस पर, वो ये कि प्लेन मिरर से जितनी भी दूरी सामने एक ऑब्जेक्ट रखा होगा, सपोज़ यहाँ पर रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसकी इमेज बैक साइड बनेगी और उतनी ही दूरी पर बनेगी जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है। ये चीज़ सेकेंड प्रॉपर्टी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज़ ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, या इमेज डिस्टेंस इज़ ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा भाई, किस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और किस डिस्टेंस को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस? इसको भी ज़रा समझ लीजिए। देखिए, एक ऑब्जेक्ट जहाँ कहीं पर भी रखा हो मिरर के सामने, तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कहलाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस भी इसी टाइप से कि इमेज की मिरर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो कहलाएगी इमेज डिस्टेंस। तो प्लेन मिरर के केस में ये हमेशा इक्वल होते हैं, और ये सिंपल आप ज्योमेट्री से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, ये लाइट रेज आती हैं, ये इस तरह से आ रही हैं, ये इस तरह से जाएंगी। ठीक है, तो जब आप इनको इस तरह से पीछे बढ़ाएंगे तो ये डिस्टेंस आप हमेशा इक्वल पाएंगे। बात क्लियर है? तो प्लेन मिरर में हमेशा याद रखिए इमेज डिस्टेंस इज़ ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और किस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, किसको इमेज? मिरर से परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंसेस हमेशा होती हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। ठीक है, चलिए भाई, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। बाकी मिरर में ऐसा डिफरेंट भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट पास रखा हो मिरर के, इमेज दूर बने,
ये ऑब्जेक्ट दूर है, इमेज पास बने। बाकी मिरर्स ये सब काम कर सकते हैं, लेकिन प्लेन मिरर ये सब काम नहीं करता। प्लेन मिरर में हमेशा दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं। बात क्लियर है? अच्छा भाई, चलिए देखिए एक चीज़ और इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ और देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो हमें समझ में आ रहा है कि इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीछे इमेज बना दीजिए, ठीक है, और ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगी, x इक्वल टू वाई। अच्छा भाई, कभी कभी देखो ऐसे भी हो सकता है। अगर सपोज़ ये ऑब्जेक्ट, ये मिरर ऐसा है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हो, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, क्या इमेज यहाँ पर आप बनाओगे? क्या इसको x और इसको y कहोगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये लाइन मिरर पर परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसे इमेज नहीं बनेगी, ये रॉन्ग है। करेक्ट क्या होगा कि जितना सामने ऑब्जेक्ट है मिरर के परपेंडिकुलरली, उतना ही पीछे इमेज बनेगी परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो ये इक्वल होता है x एंड y, तो x इक्वल टू वाई होगा, ये नहीं सही है, ठीक है। तो इस टाइप से इमेज बनती है परपेंडिकुलरली बैक साइड। अच्छा भाई, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक मिरर ऐसा हो और ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर हो। अब बताइए इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? इसकी इमेज अभी भी बनेगी, जितना फ्रंट में है ऑब्जेक्ट मिरर से परपेंडिकुलरली, उतना ही बैक साइड बनेगी इमेज परपेंडिकुलरली। तो ज़रा ये देखिए, क्या ये ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट में है? हाँ भाई, मिरर के फ्रंट में अगर देखना है तो आप इसको एक्सटेंड कर लो। ये देखिए, हमने इस मिरर को एक्सटेंड कर लिया और अब ये देखा कि ये ऑब्जेक्ट मिरर से परपेंडिकुलरली कितना फ्रंट में है, ये चीज़, उतना ही बैक साइड हमने इसकी इमेज बना दी परपेंडिकुलरली। तो इस तरह से इमेज बनती है। हाँ, अब इसको रे डायग्राम से भी देखना चाहें तो एक लाइट रे ये ले लीजिए, एक लाइट रे और ले लीजिए आप। तो जब आप इन दोनों लाइट रेस को बैक करेंगे तो ये यहीं पर आएंगी जहाँ पर हम लोगों ने इमेज बनाया है, ठीक है। तो इस तरह से इमेज बनती है। ये अगर x है, ये अगर y है, तो x और y दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली सामने है तो इस तरह से बना सकते हो, इस तरह से बना सकते हैं, और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिल जाता है केस, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। ऑब्जेक्ट हमेशा ये देखा जाता है मिरर से परपेंडिकुलरली कितना सामने है, उतना ही बैक साइड इमेज बनती है परपेंडिकुलरली। इमेज डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के, स्पेशली प्लेन मिरर के केस में, ठीक है। तो ये दूसरी कुछ प्रॉपर्टी थी प्लेन मिरर से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इससे। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं प्लेन मिरर से रिलेटेड। देखिए प्लेन मिरर में, स्पेशली प्लेन मिरर की ही बात चल रही है अभी। देखिए प्लेन मिरर में एक ऑब्जेक्ट जिस भी साइज़ का होता है, साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, प्लेन मिरर किसी ऑब्जेक्ट के साइज़ को छोटा बड़ा नहीं करता। यानी जिस भी साइज़ का ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज जहाँ भी बने, फ्रंट में बने या बैक साइड बने, उसका साइज़ हमेशा सेम होगा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, एक एक्सटेंडेड की बात हो रही है, पॉइंट ऑब्जेक्ट में तो कोई साइज़ ही नहीं होगा ना, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड मतलब कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें कुछ लेंथ हो या कुछ एरिया हो या कुछ वॉल्यूम हो, है ना। तो जो भी साइज़ होगा, साइज़ मतलब लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सारी चीज़ें। तो साइज़ ऑफ इमेज इज़ ऑलवेज इक्वल टू साइज़। साइज़ जब हम लोग कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, लेंथ और एरिया और वॉल्यूम, ये सब हमेशा इक्वल होगा टू द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो प्लेन मिरर किसी ऑब्जेक्ट के साइज़ को मैग्नीफाई यानी बड़ा, डिमिनिश यानी छोटा नहीं करता। बाकी मिरर ये सब कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के साइज़ को बड़ा भी कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज के साइज़ को छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन प्लेन मिरर में जिस भी साइज़ का एक ऑब्जेक्ट रखा होगा उसकी इमेज उसी साइज़ की बनेगी, चाहे रियल बने या वर्चुअल बने, ठीक है। बात सही है। तो रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो रियल बनेगी, साइज़ वही रहेगा, पहली चीज़, ठीक है।
तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्पेशली प्लेन मिरर से रिलेटेड, इसको भी आप नोट करते जाइएगा। तो साइज़ ऑफ इमेज इज़ ऑलवेज इक्वल टू साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ये सब सेम रहता है। इसको भी आप जनरल ज्योमेट्री से इसको आप डराइव कर सकते हैं। तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, जल्दी जल्दी देखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट भी इस तरह से देख सकते हो आप कि अगर एक ऑब्जेक्ट मिरर के सामने, नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं ओरिएंटेशन से रिलेटेड कि किस तरह से इमेज ओरिएंटेड होती है अगर ऑब्जेक्ट किस तरह से रखा हो। तो अगर एक चीज़ ये है कि अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा है, एक लीनियर ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस, तो अगर एक्सिस के, ये परपेंडिकुलर लाइन कहलाती है एक्सिस ऑफ द मिरर, तो अगर इस एक्सिस के परपेंडिकुलरली रखा हुआ है तो अगर अब इसको नाम दे दें पॉइंट ए पॉइंट बी, ये क्या है ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज भी हमेशा इसी तरह से ओरिएंटेड रहेगी, यानी ए ऊपर रहेगा बी नीचे रहेगा। इमेज में भी, कहने का मतलब प्लेन मिरर एक ऑब्जेक्ट की इमेज को इन्वर्ट नहीं करता, यानी अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी ऐसी ही रहेगी, और अगर ऑब्जेक्ट ही ऐसा हो तो इमेज भी ऐसी होगी। ये उल्टा सीधा नहीं करता प्लेन मिरर। बाकी मिरर कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को, ऑब्जेक्ट ऐसा हो तो इमेज ऐसी ही बन सकती है, ठीक है, बाकी मिरर में ये होता है, लेकिन प्लेन मिरर में कभी भी ऐसा नहीं होगा। कब? जब ऑब्जेक्ट इस तरह से ओरिएंटेड हो। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट ही इस तरह से ओरिएंटेड है, कैसे, ये है मिरर की एक्सिस, अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है, ये ऐसा अलोंग द एक्सिस, ठीक है, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, तो इसकी जो इमेज होगी इस बार आप कह सकते हो कि वो इन्वर्ट हो जाएगी। इस बार वो इन्वर्ट हो जाएगी। क्यों इन्वर्ट हो जाएगी? क्योंकि देखिए जो पॉइंट मिरर के ज़्यादा करीब उसकी इमेज भी मिरर से ज़्यादा करीब, क्योंकि प्लेन मिरर में एक चीज़ और भी तो होती है कि हमेशा इमेज डिस्टेंस इक्वल होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। तो इसके इस एंड की दूरी कम है तो इसके इस एंड की इमेज की भी दूरी कम होगी। इस एंड की दूरी मिरर से ज़्यादा है तो इसकी इमेज की भी दूरी मिरर से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ऐसे में आप कहोगे कि जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड होगी। कब? जब एक ऑब्जेक्ट मिरर के एक्सिस के अलोंग रखा हो। अच्छा भाई, एक इस नाम भी होता है इसका। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को मिरर के एक्सिस के परपेंडिकुलर रखते हो तो ऐसे रखने को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वे और लैटरल, ठीक है, लैटरल वे, कि लैटरली रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट मिरर के सामने, और अगर इस तरह से रखा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनली। ये कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल वे, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनली वे में रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज उलट जाएगी, यानी ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है तो इमेज ऐसी बनेगी, ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज ऐसी बनेगी। लेकिन ट्रांसवर्स वे या लैटरल वे में एक ऑब्जेक्ट रखा हो तो इसकी इमेज भी ऐसी ही बनेगी। ऐसा ऑब्जेक्ट है तो ऐसी ही बनेगी। प्लेन मिरर की ये स्पेशल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखा स्पेशली प्लेन मिरर से रिलेटेड। जब इसकी इमेज बनती है तो क्या क्या पॉइंट्स देखे जाते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे प्लेन मिरर से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये कई लेक्चर कवर करेगा, स्पेशली प्लेन मिरर ही कई लेक्चर कवर करेगा, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स, सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे, कोई भी चीज़ स्किप नहीं होने देंगे, ठीक है। तो आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग प्लेन मिरर से रिलेटेड और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग केस करने वाले हैं। तो ज़रूर से आप सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखते जाइए, एक भी लेक्चर मिस ना करिए, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, ओके।